नमस्कार। सत्ता असल में किसके हाथ में है? पर्दे के पीछे वो कौन है जो सच में दुनिया को चला रहा है? तो चलिए आज एक ऐसे ही विश्लेषण को थोड़ा खोलकर देखते हैं जो ग्लोबल पावर की हमारी समझ पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल उठाता है। तो सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी सवाल यही है, दुनिया को असल में कंट्रोल कौन करता है? क्या ये वो चेहरे हैं जिन्हें हम रोज खबरों में देखते हैं, या फिर असली कहानी पर्दे के पीछे चल रही है? इस बात को समझाने के लिए इस विश्लेषण में एक बहुत जबरदस्त एनालॉजी दी गई है। ये सोच को ही चुनौती देती है कि पॉलिटिकल पावर का मतलब वही है जो हमें दिखता है। ये हमें पर्दे के पीछे झांकने पर मजबूर करती है। इस पूरे तर्क को ठीक से समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों से गुजरेंगे। शुरुआत होगी शक्ति के भ्रम से, फिर हम कंट्रोल के पुराने मॉडल को देखेंगे, एक नई पावर कैसे उभरी इसका पता लगाएंगे, फिर तथाकथित डीप स्टेट का स्ट्रक्चर समझेंगे और आखिर में कंट्रोल की पॉलिटिक्स पर नजर डालेंगे। तो आइए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। ये पूरा तर्क इस आइडिया पर टिका है कि पावर को लेकर जो हमारी आम समझ है ना, वो असल में एक धोखा है जो हमें असली सत्ता के केंद्र से भटका कर रखता है। अगर हम इतिहास उठा के देखें तो पावर हमेशा सामने होती थी। राजा, फिरौन, राष्ट्रपति, ये वो लोग थे जिनके हाथ में सत्ता थी और ये बात सबको पता थी। उनकी ताकत छिपी हुई नहीं थी, बल्कि सबके सामने थी। और यहीं पर विश्लेषण एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सबसे ताकतवर खिलाड़ियों ने सुर्खियों से हटना ही बेहतर समझा? ये बदलाव आया कैसे और क्यों? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है कंट्रोल के पुराने मॉडल में, जिसकी जड़ें हमें कॉलोनियल दौर में ले जाती हैं। पुराने मॉडल में सिस्टम बड़ा सीधा था। जो कॉर्पोरेशंस थे, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सीधे सीधे अपनी सरकार के लिए काम करते थे। उनका एक ही मकसद था, अपनी सरकार की ताकत को बढ़ाना, और वो पूरी तरह से सरकार के ही कंट्रोल में थे। अब ये स्लाइड जो है इस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है पुराना मॉडल जहां कॉर्पोरेशन सरकार के लिए काम करता है, और दूसरी तरफ है नया मॉडल जिसके बारे में ये विश्लेषण बताता है कि अब सरकार कॉर्पोरेशन के लिए काम करती है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो पावर का पूरा खेल ही पलट देना है। तो सवाल उठता है, ये बदलाव आया कब? ये सेक्शन उसी मोड़ पर फोकस करता है जहां एक नए किस्म की ताकत देशों और उनकी सरकारों पर हावी होने लगती है। तो देखिए, ये जो बदलाव था ना, ये कोई एक दिन में नहीं हो गया। 1980 के दशक तक अमेरिकी कॉर्पोरेशंस बड़े हो रहे थे, लेकिन फिर भी सरकार के नीचे थे। पर इस विश्लेषण के मुताबिक 80s के बाद पासा पलट गया। कुछ कॉर्पोरेशंस का एक गुट इतना ताकतवर हो गया कि वो सरकार को ही दिशा दिखाने लगा, और यहीं से एक नई ग्लोबल पावर का जन्म हुआ। तो ये विश्लेषण इस शक्तिशाली गुट को एक नाम देता है, ट्रांसनेशनल प्राइवेट सेक्टर, या संक्षेप में टीपीएस। यही वो चीज है जिसे बहुत से लोग डीप स्टेट कहते हैं। लेकिन ये कोई सीक्रेट सरकारी एजेंसी नहीं, बल्कि खरबों डॉलर्स की संपत्ति वाले बड़े बड़े कॉरपोरेशंस का एक नेटवर्क है। तो ये टीपीएस, या जिसे डीप स्टेट कहा जा रहा है, आखिर बना किससे है? ये विश्लेषण इसे 4 मुख्य पिलर्स या स्तंभों में बांटता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। तो ये रहे वो 4 पिलर्स। सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें ब्लैक रॉक और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े नाम हैं जो पैसे को कंट्रोल करते हैं। फिर है मिलिट्री सेक्टर, जिसमें लॉकहीड मॉर्टन जैसे हथियार बनाने वाले हैं। तीसरा है कंज्यूमर सेक्टर, जिसमें वॉलमार्ट और फाइजर जैसी कंपनियां हैं जिनका हमारी रोज की जिंदगी पर असर है। और आखिर में टेक्नोलॉजी सेक्टर, जिसमें गूगल और मेटा जैसी कंपनियां हैं जो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करती हैं। और विश्लेषण के मुताबिक ये सब अलग अलग इंडस्ट्रीज नहीं हैं, ये एक ही पावर स्ट्रक्चर के हिस्से हैं। तो सबसे जरूरी बात यही समझने वाली है कि ये पिलर्स अकेले काम नहीं करते। ये एक दूसरे में पैसा लगाते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, और इनके बीच एक ऐसा रिश्ता है जो इनकी मिलीजुली ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब ये साइकिल देखिए, इससे समझ आएगा कि पूरा सिस्टम चलता कैसे है। ब्लैक रॉक जैसी फाइनेंशियल कंपनियां लॉकहीड मार्टिन जैसे मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स में पैसा लगाती हैं। जब कोई जंग होती है तो लॉकहीड मार्टिन को फायदा होता है, जिससे ब्लैक रॉक को भी फायदा होता है। और फिर इसी बेहिसाब पैसे का इस्तेमाल पॉलिटिकल प्रोसेस को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, ताकि ये साइकिल चलती रहे। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो ये बताता है कि ये टीपीएस आखिरकार पॉलिटिकल सिस्टम पर अपना कंट्रोल बनाए कैसे रखता है। विश्लेषण इसके पीछे एक स्ट्रक्चरल वजह बताता है कि आखिर ये सब पश्चिम में ही क्यों मुमकिन हुआ।
चीन या सऊदी अरब जैसे देशों में सिस्टम बहुत सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन अमेरिकी सरकार का जो विकेंद्रीकृत ढांचा है, जैसे कांग्रेस, सेनेट और ढेर सारी एजेंसियां, वो कॉर्पोरेट लॉबिंग को अंदर घुसने और पॉलिसी को अपने हिसाब से मोड़ने के कई रास्ते दे देता है। यहाँ पर एक और बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी दी गई है। इसके मुताबिक जब आम लोग वोट डालने जाते हैं, तब तक असली फैसले पर्दे के पीछे लिए जा चुके होते हैं। पब्लिक वोटिंग तो बस एक दिखावा है, एक रस्म है, असल में फैसला लेने की प्रक्रिया नहीं। तो आखिर ये कंट्रोल काम कैसे करता है? इस विश्लेषण के हिसाब से टीपीएस दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा देता है, ताकि नतीजा चाहे जो भी हो, उनके हितों पर कोई आंच ना आए। तर्क ये है कि नेताओं की असली कमाई उनकी सैलरी से नहीं, बल्कि इन कॉरपोरेशन से होती है। मतलब जनता किराएदारों को चुनती है, जबकि असली मकान मालिक पर्दे के पीछे ही रहते हैं। तो पूरी बात का निचोड़ यही निकलता है। अगर ये तर्क सही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस उन लोगों को सत्ता से हटा ही नहीं सकता जो असल में फैसले ले रहे हैं, क्योंकि वो तो कभी बैलेट पेपर पर होते ही नहीं है। और ये पूरा विश्लेषण हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर असली शासक चुनाव में खड़े ही नहीं होते, तो फिर हमारे एक वोट का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो डेमोक्रेसी, पावर और इस मॉडर्न दुनिया में हमारी अपनी भूमिका पर सोचने पर मजबूर करता है।